Yes, good afternoon, students. So, we have completed our macroeconomics. So, today we will start our next book, second book, that is Indian Economic Development. Okay, so today we will discuss our chapter number 1, Indian Economy on the Eve of Independence. So, in which we will study the colonial exploitation of the Indian economy under the British rule and features of Indian economy on the eve of independence, agriculture sector on the eve of independence, industrial sector on the eve of independence, foreign trade under the British rule, demographic profile during the British rule, occupational structure on the eve of independence, and infrastructure on the eve of independence. So students, today we will discuss our two topic, colonial exploitation of the Indian economy under the British rule and second features of Indian economy on the eve of independence. Okay students, so let's start. Yes, so first is colonial exploitation of the Indian economy under the Indian economy under the British rule. ओके सो स्टूडेंट्स एक्चुअली जैसे कि आपको पता है कि जो यहाँ पर ब्रिटिश थे उन्होंने हमारी कंट्री पर 200 सालों तक राज किया। ओके और वो हमारे क्या थे वो हमारी कंट्री में क्या थे रूलर्स थे जिन्होंने हमारी कंट्री के ऊपर रूल किया, शासन किया और हम उनके क्या थे, कॉलोनी। ओके यानी कि जो क्या होता है, जो शासन करता है वो तो होती है रूलिंग पार्टी, और जो जिसके ऊपर शासन करता है वो जो अगर कोई कंट्री के ऊपर शासन कर रहा है तो वो कंट्री क्या हो जाती है, कॉलोनी। ओके तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें पता है कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारे ऊपर 200 इयर्स तक हमारे ऊपर राज किया। तो वो गवर्नमेंट वो क्या थी, वो रूलिंग गवर्नमेंट थी और हम जो थे उनकी कॉलोनी बने हुए थे 200 इयर्स तक। और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को, हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। अगर हम उनके रूलिंग से पहले की बात करें तो अगर हम उससे पहले की बात करें तो उस टाइम पर जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी। आपने जैसे कभी मूवी में भी सुना होगा और वैसे भी आप ये वर्ड सुनते होंगे कि जो हमारे इंडिया था वो ब्रिटिशों के आने से पहले उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी। जो इंडियन इकोनॉमी थी बहुत एक रिच इकोनॉमी थी। ओके यहाँ पर के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे वो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस थे। इतना ज़्यादा मतलब इतनी सुंदर और इतनी महीन जो कलाकारी जो होती थी हमारे यहाँ पर की जाती थी। एंड स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या था और क्या था, हमारे आपको ये भी पता है कि हमारी इकोनॉमी को क्या बोला जाता था, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। यानी यहाँ पर ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। वो ज़्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती थी और एग्रीकल्चर करती थी, जिसमें क्या था जो क्या थे कि वो इतना, हाँ और दूसरा ये भी था कि जब वो एग्रीकल्चर करती थी तो वो सिर्फ इतना एग्रीकल्चर करती थी, इतना वो क्रॉपिंग करती थी कि उसका जो है एक क्या होता है, जो सिर्फ वो एक जीवन निर्वाह करने वाली बात होती है कि हाँ भाई सिर्फ हमें क्या करना है, आराम से जीना है। ओके मतलब कि 2 वक़्त की रोटी खाएँ और आराम से जिएँ। ये नहीं था कि मारा-मारी थी कि मेरे पास ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, तो आराम से वो अपनी लाइफ़ जो है चलाते थे। तो एक इंडियन इकोनॉमी जो थी हमारी ब्रिटिशों के आने से पहले बहुत ज़्यादा रिच थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आए उन्होंने हमारी कंट्री को बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। उसके सभी सेक्टर्स, चाहे को आप एग्रीकल्चर सेक्टर ले लें, चाहे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर ले लें, चाहे आप हमारा इंटरनेशनल ट्रेड ले लें, ओके फॉरेन मार्केट ले लें, उन्होंने कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा जहाँ उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट ना किया हो। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में इसे स्टडी करते हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फर्स्ट, colonial exploitation of the Indian economy under the British rule. So students,
Indian economy under the British rule was subjected to colonial exploitation. ओके, सिर्फ उनका मेन मकसद क्या था कि एक्सप्लॉइट करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया जो हमारी इकोनॉमी थी उसको वो ख़त्म कर सके, वहाँ से जितना वो निकाल कर अपनी कंट्री में ले जा सकें, सिर्फ उनको उनका यही मकसद था। वो सिर्फ एक्सप्लॉइट करते थे हमारी कंट्री को। सो इट इम्प्लाइड अ टारगेटेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। Okay, so this is how it happened. First, colonial exploitation of the agriculture sector. अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट किया। एक्चुअली एग्रीकल्चर वाज एक्सप्लॉइटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। ओके, जो यहाँ पर जमींदारी सिस्टम को एडॉप्ट किया गया। जमींदारी सिस्टम आपने सुना होगा। जमींदारी सिस्टम क्या था? जमींदार वर डिक्लेयर्ड एज ओनर ऑफ द सोइल। जमींदारी सिस्टम में क्या किया गया? जो जमींदार थे उनको क्या कर दिया गया? उनको सोयल का ओनर डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि सारी की सारी जमीनें जो हैं उनको दे दी गई और उन्हें ये कहा गया कि उन्हें ये कहा गया कि अब वो सब देखेंगे, वो क्या करेंगे, जो फार्मर्स, जो टीलर्स होते हैं, ठीक है, टीलर्स यानी फार्मर्स, जो टीलर्स हैं उनसे वो उस एग्रीकल्चर पर उस फार्म पे काम करेंगे, वो क्रॉपिंग करेंगे। उसके बाद जो जमींदार क्या करते थे, वो वहां से उनसे रेंट के रूप में उनसे रिवेन्यू, उनसे रेंट लिया करते थे। और फिर गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक फिक्स्ड अमाउंट जो थी वो उन्होंने फिक्स कर दी एक अमाउंट कि आप जमींदारों को ये कह दिया कि आपने इतना जो रेंट है यहाँ पर हमें जो है जमा करवाना है। ओके, वो आपको हमें देना है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जो जमींदार थे, अब उनकी ये मर्जी थी, वो बिल्कुल फ्री थे इस बात से कि वो जितना चाहें उतना क्या कर सकते हैं, उतना वो टीलर्स के ऊपर, इतना वो फार्मर्स के ऊपर जितना भी चाहे जो उनको लगे, तो वो उनके ऊपर वो जो रेंट है वो लगा सकते हैं। वो उनकी विश थी। अब उसके बाद क्योंकि उनको फिक्स फिक्स अमाउंट देना होता था आगे ब्रिटिश को, तो जो वो बचता था वो अपने लिए भी उसमें रखा करते थे। सो जमींदार्स वर डिक्लेयर्ड एज ओनर ऑफ द सोयल। ओके, सो क्या हुआ? सो दे वर पे अ फिक्स सम टू द गवर्नमेंट by way of the land revenue and were free to extract as much as they wished from the tillers of the soil. उनकी मर्जी होती थी ये, वो जितना चाहे उनसे उनके ऊपर रैन लगा दे। अब प्रॉब्लम क्या है? देखो आज के सिस्टम में, ये भी देखो आज का सिस्टम है, आज भी हमको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है, सिस्टम तो वही है। तो हमें क्यों लगता है कि ये रॉन्ग सिस्टम था? हम ये कहते थे कि वो जमींदारी सिस्टम जो था वो बहुत ही ज्यादा खराब सिस्टम था। तो ऐसा क्यों था? आज भी तो हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन क्या डिफरेंस है कि आज जब हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, चाहे हम 10% दे, 20 दे रहे हैं, 30 दे रहे हैं, जितना भी दे रहे हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट उस टैक्स के बदले में हमारे लिए कुछ करेगी, हमारे बेनिफिट के लिए कुछ करेगी। वो हमारे लिए क्या करेगी? एजुकेशन में काम करेगी, वो हमारे लिए हेल्थ में काम करेगी, वो हमारे लिए रोड बनवाएगी, ठीक है, डैम बनवाती है, ब्रिजेस बनवाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है जब वो हमसे टैक्स लेती है। लेकिन उस टाइम पर जमींदारी सिस्टम में सिर्फ वो टैक्स लिया करते थे, वो कोई भी और जो बेनिफिट होते हैं वो उनको किसी भी तरह के बेनिफिट नहीं देते थे। कैसे बेनिफिट? कि अब वो मान लो क्या कर रहे हैं, अपनी जमीन के ऊपर क्रॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्टिलिटी तो कम होती जाएगी, तब उसपे उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट लगा करने की ज़रूरत होती है ज़मीन के ऊपर। तो ज़मींदार सिर्फ़ उनसे, उनका एक ही मतलब होता था कि उनसे जो है रेवेन्यू लेना। उसके अलावा वो किसी भी तरह के कोई भी डेवलपमेंट के लिए, ज़मीन के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी तरह का या उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया करते थे। सिर्फ वो एक लग्जरियस लाइफ जो थी वो स्पेंड कर रहे थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली द टिलर्स ऑफ द सोयल गॉट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल। मतलब अब टीलर्स के पास सिर्फ इतना बचता था कि वो अपना सिर्फ एक क्या कर सकते हैं, सिर्फ सरवाइव कर सकते थे। इतना उनको मिलता था, इतना पूरे साल मेहनत करके सिर्फ वो इतना कमा पाते थे कि वो सिर्फ सरवाइव कर सकते थे अपनी लाइफ में।
ओके, एंड दे वर लेफ्ट विद नो सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। उनके पास सरप्लस के रूप में इतना नहीं बचता था कि वो एग्रीकल्चर के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट कर सके। ओके, एंड थर्ड, द जमींदार्स ऑन द अदर हैंड स्पेंट देयर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरीज ऑफ लाइफ। जितनी भी वो रेवेन्यू इनकम जो उनको मिलती थी टिलर से, वो सारी की सारी अपनी लग्जरियस लाइफ, अपनी लाइफ को आरामदायक बनाने में वो खर्च किया करते थे। एंड लिटल और नो इन्वेस्टमेंट वाज मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो दिस इज द प्रॉब्लम। इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को के अंदर ब्रिटिश राज में जमींदारी सिस्टम के अंदर बहुत एक्सप्लॉइट किया गया। नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ? So prior to the British rule, industrial sector in India as well known for its handicrafts। आप सबको पता है ये कि जब ब्रिटिश रूल नहीं था उससे पहले हमारे इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जाना जाता था, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था। एंड इंडियन हैंडीक्राफ्ट enjoyed a worldwide reputation for their variety and quality। अपनी वैरायटी के लिए, अपनी क्वालिटी के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर वो फेमस था हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर। आपने ये आपके पास 10th क्लास में, 9th क्लास में आपने ये हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, हिस्ट्री में है आपके, था आपके पास, आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। सो बट दीज वर डिस्ट्रॉयड एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 2 वेज। लेकिन ब्रिटिशों के द्वारा इसको 2 तरीकों से नष्ट कर दिया गया। फर्स्ट, फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट was destroyed by the way of heavy duty on their exports। पहले तो उन्होंने क्या करा, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जो फॉरेन डिमांड थी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। उसका तरीका क्या अपनाया उन्होंने? हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। उनके एक्सपोर्ट, जो वो चीजें एक्सपोर्ट करते थे उनके ऊपर हैवी ड्यूटीज लगा दी। हैवी ड्यूटी मतलब टैक्सेस लगा दिए। और वो जब हैवी ड्यूटीज लगा दी गई तो वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, एक्सपेंसिव हो गई। तो अगर वो बाहर जाएगी, अगर हमारी कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो बाहर की कंट्री में जाके वो बहुत ज्यादा महंगी मिल रही है तो कोई उसकी डिमांड नहीं करेगा। तो इस तरीके से हैवी ड्यूटी के जरिए उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फॉरेन डिमांड को खत्म कर दिया। एंड सेकेंड, डोमेस्टिक डिमांड को भी उन्होंने ऐसे ही किया, मतलब हमारी खुद की कंट्री में भी डिमांड कम कर दी। कैसे करी? डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड इन इंडियन मार्केट। उन्होंने क्या करा, इतना दिमाग उन्होंने चलाया कि इंडियन मार्केट में जो ब्रिटिश गुड की का जो वो इंपोर्ट किया करते थे, अपनी कंट्री से जो गुड्स बनाते थे उनको जो इंडिया में वो क्या करते थे, वहां से तो एक्सपोर्ट होता था, यहाँ हम लोग इंपोर्ट करते थे उनके गुड्स का। तो उन्होंने उस इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर दिया। ड्यूटी फ्री कर दिया तो वो क्या हो गई, एक तो वो चीप हो गई और दूसरा क्या हुआ, वो क्योंकि क्या था उस टाइम पर ब्रिटिश जो थे वहां पर क्या था, एक्चुअली ब्रिटेन में वहाँ उस टाइम पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से अब उनको अपनी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना था और उसको मॉडर्नाइजेशन लानी थी। तो वो क्या करते थे, मतलब उनको अपनी वो जब इंडस्ट्री में मशीनों के जरिए प्रोडक्ट बनाते थे तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो चीज़ें मशीनों के जरिए बनाई जाएंगी वो क्या होंगी, एक तो उनके ऊपर कॉस्ट कम आएगी, ठीक है, दूसरा क्या होती है वो देखने में भी सुंदर होती हैं। हाथ की चीजें जो बनी होती हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, जैसे हाथ की से हम जो चीजें बनाते हैं वो उसमें क्या होता है, उसमें टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है, हार्ड वर्क भी बहुत होता है एंड चीजें उसमें कॉस्ट भी ज्यादा आती है और वो देखने में भी इतनी ब्यूटीफुल नहीं होती कंपेयर, अगर हम उनका कंपैरिजन मशीनी गुड से करें। ओके, तो वो लोग क्या करते थे, अपनी ब्रिटिश गुड के इंपोर्ट को उन्होंने क्या कर दिया, ड्यूटी फ्री कर दिया, ताकि यहाँ पर जिसकी वजह से क्या हुआ, अब जो ब्रिटिश गुड थी वो हमारी कंट्री में हमारी अपनी डोमेस्टिक गुड के कंपैरेटिवली वो दिखने में ज्यादा सुंदर भी थी और सस्ती भी थी। तो जिससे क्या हुआ, हमारी खुद की डोमेस्टिक डिमांड जो है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट के लिए डोमेस्टिक डिमांड है, वो खत्म होती चली गई। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर थे उनको एक्सप्लॉइट किया। थर्ड वन इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इससे क्या हुआ, इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड वाज एक्सप्लॉइटेड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ और टैक्स ऑन इंपोर्ट्स पॉलिसी। उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अपनाई
यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी क्या होती है कि भेदकारी जो होती है ना, तो वो उस तरह की डिस्क्रिमिनेशन उसमें उन्होंने अपनाया। वो कैसे किया? जैसे फर्स्ट, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड इन ब्रिटेन। अभी मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, और दूसरा ब्रिटिशों को ये पता था कि हमारे जो हमारे इंडियन रॉ मटेरियल होता है वो सबसे ज्यादा फाइन क्वालिटी का रॉ मटेरियल होता है, तो उनको हमारे रॉ मटेरियल की नीड थी, ताकि हमारे रॉ मटेरियल का वो यूज करके वहां पर क्या कर सके, अपनी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन कर सके। तो उन्होंने इंडियन रॉ मटेरियल की का जो एक्सपोर्ट था उसको ड्यूटी फ्री कर दिया। ये उन्होंने अपना यहाँ पर क्या करा, पॉलिसी खेली, जो इंडियन रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर दिया, ताकि वो जो उनकी इंडस्ट्रियल नीड है रॉ मटेरियल के लिए, जो उसके रॉ मटेरियल के लिए जो उनकी इंडस्ट्रियल नीड थी वो फुलफिल हो सके। एंड दूसरा क्या किया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपैंड डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड इन द इंडियन मार्केट। दूसरा, ब्रिटिश गुड्स की जो इंपोर्ट था, यानी क्योंकि वहां पर रॉ मटेरियल अब उनको सस्ता मिला, यहाँ से अगर ड्यूटी फ्री कर देंगे तो वहां पर उनको क्या हुआ, वो रॉ मटेरियल सस्ता हुआ उनके लिए, चीप हो गया। अब उस रॉ मटेरियल का उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में यूज करके अपनी मशीनों के जरिए उन्होंने फाइनल गुड्स बनाए, ठीक है। और उन फाइनल गुड्स का क्या हुआ, जब अगर हम उनको यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, यानी वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको ड्यूटी फ्री कर दिया। इंपोर्ट को, ब्रिटिश गुड्स की इंपोर्ट थे वो ड्यूटी फ्री कर दिए, ताकि ब्रिटिश गुड्स का इंडियन मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो उसको एक्सटेंड कर सके, उसको बढ़ा सके। So it was owing to discriminatory tariff policy that became importer of finished goods for Britain and exporter of the raw material to Britain. इस तरीके से क्या हुआ कि जो हमारे इंडिया था, इस डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से हम जो है रॉ मटेरियल, ब्रिटेन को रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन गए, और ब्रिटेन से फिनिश गुड्स के हम इंपोर्टर बन गए। So, owing to its colonial exploitation, the Indian economy became both stagnant as well as backward. Okay, students. So now the next topic is features of Indian economy on the eve of independence. क्या क्या features थी? तो अब first is yes, stagnant economy. So yes, stagnant economy. What do you mean by stagnant economy? So a stagnant economy is the which show little or no growth in income. यानी अगर आपकी इनकम एक तरीके से ना के ही बराबर, बिल्कुल या तो हो ही नहीं रही है, हो रही है तो इतनी कम हो रही है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि इंडिया की हमारी इकोनॉमी में इनकम बढ़ भी रही है, इतनी ज्यादा लो होती है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं स्टेगनेंट इकोनॉमी। सो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली अ स्टेगनेंट इकोनॉमी, एंड अ स्टेगनेंट इकोनॉमी is the one which show little or no growth in income. So students, yes, look, between 1860 to 1925, growth rate of per capita income was as low as 0.5% per annum. अब आप खुद सोचे कि अगर इतने सालों में 1860 से लेके 1925 के बीच में हमारी जो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट वो बता रहा है सिर्फ कितनी थी, 0.5% पर एनम। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ आपकी इकोनॉमी है। And between 1925 and 1950 it was 0.1 per annum percent per annum. Okay, so आप इस डाटा से आप बिल्कुल यहाँ पर एक आइडिया इजिली लगा सकते हैं कि ऐसी इकोनॉमी तो फिर स्टेगनेंट इकोनॉमी होगी, जहाँ पर किसी तरीके से कोई इनकम ही नहीं हो रही है, और अगर इनकम है भी तो इतनी कम है कि जिसका पता ही नहीं चलता कि इनकम हुई भी है। So on account of this stagnation, bulk of Indian population lived in poverty. इसी stagnation की वजह से ज्यादातर population हमारी किसमें रही, poverty में जी रही थी। And standard of living of the people remained miserably low. और यहाँ पर लोगों का जो standard of living था वो भी बहुत ज्यादा low था। So epidemic and famines were a recurring phenomenon। तो जो एपिडेमिक मतलब जो हम महामारियां होती हैं, जैसे इस टाइम पर भी
हमारे यहाँ पर जो वायरस फैला हुआ है। ओके, सो एपिडेमिक एंड फेमिन्स मतलब जो भुखमरी थी, अकाल था, वो वहाँ के हमारी इकोनॉमी में एक लगातार होने वाला जो फिनोमिना था, एक घटना जो थी वो लगातार होने वाली घटना थी। ओके, सो सेकंड इज बैकवर्ड इकोनॉमी। Yes, Indian economy was a backward economy on the eve of independence. So backward economy क्या होती है backward economy? What is backward economy? Backward economy is the one in which per capita income is very low. जहाँ पर कर पर कैपिटा इनकम देखते हैं हम, अगर वो कि कैसी है, पर कैपिटा इनकम अगर बहुत ज्यादा लो है तो वो हमारी इकोनॉमी क्या कहलाती है? बैकवर्ड इकोनॉमी। एंड इन 1947-48 per capita income in India was just rupees 230। अब आप खुद सोचें, अगर एक कंट्री की पर कैपिटा इनकम सिर्फ कितनी हो, रुपीज 230 हो, तो वो इकोनॉमी को आप क्या बोलोगे? So the bulk of population was very poor without sufficient food, clothing and shelter. So unemployment was rampant. Okay, next is agricultural backwardness. So it is highlighted by the following fact. जैसे first, nearly 72% of the country's working population engaged in agriculture। जैसे पहले ही बताया था कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी, इसको हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी में जो क्या है, भगवान की दया से इतनी जमीन ऐसी है कि इतनी फर्टाइल जमीन है, यहाँ पर लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल है। आप हर एक तरह की क्रॉपिंग हमारी कंट्री में हो जाती है, तो ज्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में एंगेज रहते हैं। ओके, और दूसरा यहाँ पर ज्यादातर लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर हम बात करें उस टाइम पर, इंडिपेंडेंट के टाइम पर, तो उस टाइम पर नियर अबाउट 72% पॉपुलेशन जो थी वो कहाँ पर थी? वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड। ओके, अब तो ये रिड्यूस होकर भी नियर अबाउट 55, 54, 55% के करीब आ गई है। फिर भी अभी भी देखो आधे से ज्यादा पॉपुलेशन अभी भी इंडियन इकोनॉमी में अभी भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड कर रही है। सो 72% जो पॉपुलेशन थी हमारी कंट्री की वो कहाँ पर अंगेज थी? एग्रीकल्चर में। बट इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज ओनली 50%। क्या होना चाहिए? अगर आप किसी एरिया में काम कर रहे हो तो वहां पर भी तो उस एरिया में प्रोडक्शन भी तो ज्यादा होनी चाहिए, वहां से आउटपुट भी तो ज्यादा होना चाहिए या नहीं? लेकिन यहाँ पे उल्टा था, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अंगेज थी। लेकिन अगर हम जीडीपी की बात करें, अगर हम अपनी इकोनॉमी में इनकम की बात करें, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो सिर्फ 50% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का। सो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा एग्रीकल्चर ही बैकवर्ड था बिल्कुल, हमारे वहाँ पर एग्रीकल्चर में ही प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लो थी। So productivity was extremely low and the per hectare output of wheat was only 660 kilograms and of rice just 665 kilograms. तो obviously क्या होगा? Obviously कि जो हमारा एग्रीकल्चर के अंदर जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो उनका लो होगा। एंड फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन वाज barely enough फॉर सब्सिस्टेंस, यानी हम सिर्फ इतना ही अनाज उगा पाते थे जिससे कि हम अपना सिर्फ क्या चला सके, अपनी लाइफ, अपनी जीविका जो है वो चला सके। हम सिर्फ जीने के लिए ही जी सके, इतनी ही प्रोडक्शन जो है हम फूड ग्रेन की हो पाती थी। एंड इन 1947-48 इट वाज रिकॉर्डेड टू बी जस्ट 527 lakh tons। So next is industrial backwardness। So industrial backwardness, yes, इसमें क्या था? So there was a virtual lack of basic and heavy industry in the country। Actually हमारी country के अंदर जो basic और heavy industries थी उनमें की बहुत ज्यादा यहाँ पर कमी थी। And production of machines were almost negligible। हमने पीछे देखा कि ब्रिटिशों ने हमारा क्या हाल किया हमारी इंडस्ट्रीज का। एंड मशीन की प्रोडक्शन जो थी वो भी ऑलमोस्ट क्या थी? निग्लिजिबल थी। एंड स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री वर ऑलमोस्ट रुइंड। एंड जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री थी वो ज्यादातर बर्बाद हो चुकी थी, उनको नष्ट किया जा चुका था। सो फॉर द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट द इंडियन इंडस्ट्री वाज डिपेंडेंट अपॉन इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन।
ब्रिटेन्स ये देखिए आप, अगर यहाँ पर जो कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट, अपनी कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट के लिए ज्यादातर जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी, ब्रिटेन से इंपोर्ट करती थी उनको। तो कितना बुरी हालत उस टाइम पर हमारी कंट्री की थी। नेक्स्ट इज rampant poverty. So rampant poverty, bulk of population was very poor. You know that, and people were not getting 2 square meals a day. एक दिन में 2 वक्त का खाना भी नहीं वो खा पाते थे. And they lacked shelter and clothing. ना उनके पास खाने के लिए रोटी थी, ना पहनने के लिए कपड़ा था, ना रहने के लिए घर था. तो this was largely owing to widespread unemployment. और ये जो किसके कारण से था, जो बड़ी तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ था. अनएम्प्लॉयमेंट क्यों फैला हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा था, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. आपने पीछे देखा कि ब्रिटिशों ने हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल नष्ट कर दी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब क्या होता है, पॉवर्टी बढ़ना. ओके, सो नेक्स्ट इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. So infrastructure development, including means of communication, means of transport, generation of power, energy, was extremely low. यहाँ पर infrastructure भी बहुत ज़्यादा poor था. In 1948, power generation capacity was merely 2100 megawatt, and length of the railway lines was 53,596 kilometer, and Pakka roads had a coverage of 155,000 kilometer ओनली. सो यस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कितना ज्यादा ज्यादा पुअर था उस टाइम पर. नेक्स्ट इज हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स. हम इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस थे उस टाइम पर. द कंट्री हैड टू डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स फॉर मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन. तो चाहे वो इक्विपमेंट्स की या मशीनरी, किसी की भी बात हो, प्रोडक्शन के लिए, सबके लिए वो डिपेंड थे इंपोर्ट्स के ऊपर. आर्म फोर्सेस ऑफ द कंट्री आल्सो डिपेंड हैवीली ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स फॉर मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट. अब आप देखिए क्या हाल था कि अगर आपको जो हमारी जो आर्म फोर्स थी हमारी कंट्री की, वो डिफेंस इक्विपमेंट के लिए भी वो फॉरेन इंपोर्ट जो था उसके ऊपर डिपेंड करती थी, वहां से मंगवाती थी जो डिफेंस इक्विपमेंट से. So besides several consumer goods like sewing machine, medicines, kerosene oil, bicycles, etc., used to be imported from abroad. Next is limited urbanization. Urbanization क्योंकि क्या था, ज्यादातर मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी. ज्यादातर लोग जो थे रूरल एरिया में रहते थे, एग्रीकल्चर में काम करते थे, और वहाँ पे अर्बनाइजेशन जो था वो तो बहुत ज्यादा लिमिटेड था. So at the time of the independence, bulk of the population of India lived in villages. ज्यादातर पॉपुलेशन गांवों में रहती थी. 1948 ओनली 14% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज. सिर्फ 14% ही अर्बन एरिया में रहती थी. इट मीन्स क्या हुआ, 86% लिव्ड इन रूरल एरियाज. सो रूरल पॉपुलेशन लैक्ड अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर. तो जब वो रूरल एरिया में रहती थी तो एक तरीके से एग्रीकल्चर से बाहर जो दूसरी क्या होती हैं, फील्ड होती हैं जिसमें आपको काम आपको मिल सकता है. तो जब अर्बनाइजेशन ही इतना कम था तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज की भी कमी थी कि वो एग्रीकल्चर से बाहर निकल के कहीं और काम उनको मिल जाए, वो भी नहीं था. तो दिस कंपाउंडेड दिस देयर पॉवर्टी. नेक्स्ट इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. अब ना तो हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से फ्यूडल की इकोनॉमी थी, ना ही हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी. हमारी इकोनॉमी मिक्स बन गई थी. ठीक है. सो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी वाज नीदर होली फ्यूडल एंड नोर अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एंड इट वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमी और अ सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. जैसे कि फ्यूडल इकोनॉमी क्या होती है, जिसके अंदर मान लो जैसे एक सेंटर है, ठीक है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे सामंतवादी कहते हैं ना, कि जैसे आगे क्या करा, जमींदारों को दे दिया, मतलब अपने आप सारा चीजें कंट्रोल ना करके आगे डिवाइड कर दी कि तुम जो है कलेक्शन करोगे इन चीजों की, उन्होंने अपने आगे कोई लगा दिए. तो इस तरीके से ये फ्यूडल इकोनॉमी होती है. तो यहाँ पर सेमी फ्यूडल थी, ना तो पूरा प्रॉपर यही सिस्टम चल रहा था. और कैपिटलिस्ट जो होती है फ्री इकोनॉमी होती है कि जिसके अंदर भी सब अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं. तो ना ही वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन रही थी. सो इंडियन इकोनॉमी वाज नीदर होली फ्यूडल नor अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. So it was mixed economy or semi-feudal economy. So such an economy had the mixture of feudalistic and capitalist mode of the population. Okay, so feudalistic mode of production lead to low productivity,
and low productivity leads to backwardness. Next is colonial economy. Okay, this is our last feature of Indian economy, colonial economy, and you know that कि क्या होती है colonial economy. So Indian economy was a colony of British government. जैसे मैंने आपको बताया कि जो शासन करता है, ठीक है, वो रूलिंग पार्टी होती है और जिसके ऊपर क्या जाता है वो कॉलोनी हो गई उसकी. So Indian economy was a colony of British government and it implied exploitation of the Indian economy for the benefit of British economy. ठीक है, ब्रिटिश इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत एक्सप्लॉइट किया गया. तो यहाँ पर कैसे किया गया, अभी वैसे हमने ऊपर जो ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं. फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट curb domestic industry by imposing heavy taxes and this forced the Indian to buy the British good. उन्होंने क्या करा, इंडियन इंडस्ट्री जो थी उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो बर्बाद हो गई और उनको जो इंडियंस थे उनको मजबूर होना पड़ा ब्रिटिश गुड्स को खरीदने के लिए. सेकंड, इंडियन इकोनॉमी वाज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. ओके, इंडियन इकोनॉमी का यूज किसके लिए किया गया, ब्रिटिश इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के सोर्स के रूप. Yes, Indian economy was used as a source of raw material for the British industry. So export of raw material were almost duty free. ठीक है, रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट को क्या कर दिया गया, अभी पीछे हमने पढ़ा है, ड्यूटी फ्री कर दिया गया जिससे कि रॉ मटेरियल उनके लिए सस्ता हो जाए ब्रिटिशों के लिए. सो द नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया वर ड्रेन फॉर द ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री. एंड थर्ड, atrocities were committed on the Indian artisans so as to force them to close their cottage industry. This led to destruction of the Indian हैंडीक्राफ्ट्स. अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ब्रिटिशों ने जो इंडियन आर्टिशंस थे उनके ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार किया कि उनको जो है अपनी कॉटेज इंडस्ट्रीज को बंद करना पड़ा मजबूरन. भाई उनके ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार हुआ कि उनको आखिरकार वो होकर अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को बंद ही कर दें. सो दिस लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. Okay students, today we have discussed the features of Indian economy on the eve of independence. Okay, so tomorrow we will discuss the agriculture sector on the eve of independence. Okay, so that's all for today. Have a good day.